हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरम स्टडी पॉइंट में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एमसीक्यू होगा पवन तूफान और चक्रवात का। चैप्टर नंबर ये आपका 8 है और क्लास नंबर 7 है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों क्वेश्चन मतलब सेम ही सेम है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा कि पवन के प्रवाह की दिशा किस ओर होती है। पवन की प्रवाह किस ओर होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर भी बहती है, उत्तर से दक्षिण की ओर भी बहती है और जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ये बताना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पर उत्तर में अब क्या क्या हो जाएगा, बी और सी। उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है पवन की दिशाएं। अगला है कि पृथ्वी के किन क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है? तो जहाँ भूमध्य रेखा मिले वहीं पर मारिए। जहाँ पर भूमध्य, ये भूमध्य है, वहाँ पर ये उत्तरी और दक्षिणी। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ज़्यादा आपको अधिकतम ताप कांगो जाइए, दक्षिण अफ्रीका और भारत के भी नीचे में जहाँ भूमध्य रेखा के थोड़ा भी प्रभाव पड़ेगा वहाँ पर लोग काले काले दिखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, ग्रीष्मकाल में मानसून पवन किस दिशा में बहती है? ग्रीष्मकाल में, तो ग्रीष्मकाल में जब मानसून की दिशा को देखेंगे तो समुद्र से थल की ओर बहता है। समुद्र से थल की ओर ग्रीष्मकाल में बहता हुआ पवन मिलेगा आपको मानसून। चलिए अगला देखेंगे, चक्रवात पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? चक्रवात जो है पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पवन धाराएं उत्पन्न होने के क्या कारण हैं? होने के क्या कारण है? पवन धाराएं जो उत्पन्न होती हैं उसके होने के क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन है, पृथ्वी का परिक्रमण है और पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होना। ये सभी के सभी जो है पवन धाराएं के कारण होते हैं, उत्पन्न होने के कारण होता है इसके कारण। तो डी नंबर हो जाएगा। अमेरिका छठा है कि अमेरिका महाद्वीप में चक्रवात को क्या कहते हैं? जब अमेरिका जाइएगा तो अमेरिका में चक्रवात को क्या कहा जाता है, ये सब से पूछ रहा है। तो इसको हरिकेन बोलते हैं। टाइफून, सुनामी, लाइन, तूफान, ये सब बारे में हम पढ़ेंगे भी, देखेंगे भी। तो इसको हरिकेन कहते हैं। अमेरिका महाद्वीप में चक्रवात को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। अगला है कि वायु के वेग को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ये तो क्वेश्चन आपको पता ही होगा, वायुमापी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायुमापी। अगला है कि शीतकाल में मानसूनी पवन की दिशा किस ओर होती है? शीतकाल में मानसूनी पवन की दिशा देखेंगे तो किस ओर होती है? तो ये थल से समुद्र की ओर होती है। थल से समुद्र की ओर। ग्रीष्मकाल में समुद्र से थल की ओर। उल्टा कर देंगे तो थल से समुद्र की ओर शीतकाल में मानसून पवन होता है। अगला देखेंगे, तरित, झंझा और चक्रवात किन क्षेत्रों में विकसित होते रहते हैं? जहाँ पर आपको पता है, जहाँ पर गर्म, आर्द्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो, यहाँ पर तरित, झंझा और चक्रवात जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा, किस कारण से चक्रवात के केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाता है? किस कारण से? तो यहाँ पर याद रखना है, नेत्र में जो नीचे बिंदु है, नेत्र में निम्न दाब के कारण, केंद्र जो होता है ना उसमें निम्न दाब के कारण से ये ऊपर उठता है जल सतह। आगे चलेंगे, चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कारक कौन से हैं? अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बहुत बार। देखिए, वायु वेग हो गया और वायु का दिशा। इसको मतलब चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कारण, तो वायु का वेग कितना है और किस दिशा में जा रहा है, ये दोनों जो है कारण होते हैं। सी नंबर उत्तर होगा। तरित झंझावात किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। तो गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से उत्पन्न ध्वनि, ये इसी को कहते हैं तरित झंझावात। दोनों के दोनों इसमें सही हैं। अगला बोलिएगा कि हमारे देश के लिए किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से किस पर निर्भर करते हैं? तो ये तो वर्षा पर निर्भर करता है। किस पर करता है? बारिश पर। खरीफ फसल मारा जा रहा है
उत्तर भारत में जहाँ पर बारिश हो रही है वहाँ पर बारिश नहीं होने के कारण धान की खेती क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। तो यहाँ पर बारिश होगा, वर्षा होगा, तभी तो धान की खेती अच्छी तरह से हो सकते हैं। अगला देखिएगा कि गर्म मानसून हवाएं अपने साथ क्या लाती हैं जिससे वर्षा होती है। तब गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाएगा, तभी तो बारिश होगी। अगला देखिएगा कि चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने में कौन सी सरकारी या सामाजिक स्तर पर व्यवस्थाएं सहायक हैं। तो चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी देना बता देते हैं ना कि देखिए विपर जो आया, आप बोल दिए थे ना कि यहाँ आएगा, 48 घंटा पहले आप सूचना दे देते हैं कि यहाँ पर ये चक्रवात आने वाले हैं, जगह को खाली कर दें। और चक्रवात का नाम कैसे होता है ये आपको पता ही होगा कि किसके नाम से विपर्जय कौन दिया है, लेकर बांग्लादेश दिया है। और सब जो है फिक्स है, पहले से ही सभी के सभी नाम जो चक्रवात किस घाटी में कहाँ पर आएगा वो फिक्स होता है, और आएगा तो उसका नाम कौन देगा, ये सारे के सारे पहले से ही फिक्स रहते हैं। तो ये हो गया आपका चेतावनी। तीव्रगामी संचार व्यवस्था, जल्द से जल्द आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, फ़ोन कर दीजिए, लोगों को तेज़ी से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था। ये सारे के सारे सामाजिक स्तर पर सरकारी व्यवस्था सामाजिक स्तर पर जो हैं हो सकते हैं, उसके प्रभावों को आप थोड़ा कम करेंगे। गहरे रंग के बादल जो आकाश से पृथ्वी तल की ओर आते प्रतीत होती है, उन्हें क्या कहते हैं। गहरे बादल, इसको बोलते हैं आप टॉर्नेडो। क्या बोलते हैं, गहरे रंग के बादल जो आकाश से पृथ्वी तल की ओर आते हुए प्रतीत होता है, उसको टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। चक्रवात आने की चेतावनी कब दी जाती है, तो आपको हमने तुरंत बताया था 48 घंटा पहले चक्रवात आने की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। देखिए चक्रवातों के नेत्र का व्यास कितना होता है, तो अभी तो ऊपर में हमने पढ़ा कि चक्रवात के जो नेत्र का व्यास होता है वो 10 से 30 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 10 से 30 किलोमीटर तक का होता है। अगला देखिएगा, अब इसके नाम बताइएगा। जापान का तो आप अमेरिका के नाम तो जान लिए, अब जापान और फिलीपींस है। चक्रवात क्या कहते हैं, जापान में और फिलीपींस में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको टाइफून के नाम से जानते हैं। किस नाम से, टाइफून के ही नाम से जाना जाता है। टॉर्नेडो से बचने की उपयुक्त कौन सी, यहाँ पर देखेंगे टॉर्नेडो से बचने के लिए उपयुक्त जगह कौन सी होती है, कौन सा जगह पर आप जाएंगे तो टॉर्नेडो से आप बच सकते हैं। तो बस आप भूमि के गहराई में जाइए तो टॉर्नेडो से बच सकते हैं, मकान उकान पर जाए उड़ा कर ले जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। यह है 18 अक्टूबर 1999। 18 अक्टूबर 1999 में चक्रवात ने भारी तबाही कहाँ मचाई, ये 99 वाली बात बोल रहा है। तो ये 99 उड़ीसा में मचाया था। कहाँ पे, उड़ीसा में। अगला है कि टॉर्नेडो के वेग की अधिकतम गति कितनी होती है, ये देखिए थोड़ा खड़ा होकर देखिएगा, पता लगेगा। इसकी जो है वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। कितना होता है, 200 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। आपने एक कहानी पढ़ा था कि आप अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा से बाइक चला रहे हैं तो 13 मंजिल के नीचे जितना स्पीड से गिरिएगा ना, उतना स्पीड से आप जा रहे हैं, और 100 किलोमीटर की स्पीड में आपको उतना ही कष्ट होने वाला है जितना 13 मंजिल के नीचे से गिरिएगा, और आपकी मृत्यु तो हो ही जाएगी। भगवान भरोसे हो सकता है तो बच भी सकते हैं। अगर गिरे, अगर 100 के स्पीड से मार दिया धक्का तो समझिए क्या होगा, पचक्का बन जाइएगा। चलिए आगे देखेंगे 23 नंबर। पवन सदैव डैश वायु दाब वाले क्षेत्र से डैश वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गमन करती है, गति करती है। तो आपको हमने बताया है कि अधिक से कम करता है। पवन सदैव अधिक वायु जहाँ पर होगा तब निम्न वायु दाब की ओर गमन करता है। बी नंबर उत्तर। अगला देखिएगा कि कितनी मीटर ऊंची समुद्री लहरें उड़ीसा के तट से टकराई थी।
अब ये तट से कितना मीटर था ये भी पूछ रहा है। तो 9 मीटर की समुद्री लहरें जो थी वो उड़ीसा के तट से टकराई थी। उड़ीसा के तट से टकराई थी। अगला देखिएगा कि चक्रवात, एक मिनट, चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो जहाँ पर चक्रवात है वहाँ पर आप करिए क्या कि संदूषित जल नहीं पीना चाहिए, आप नहीं पीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो हैं जल चक्रवात से आपके तट तक आता है। और गीले स्विच और बिजली के तार को एकदम नहीं छूइए चक्रवात के समय में। और पड़ोसी और मित्रों की सहायता प्रदान करिए। ये सभी के सभी उत्तर इसमें सही हैं। अगला देखिएगा, मौसम विभाग। मौसम विभाग की जानकारी किस माध्यम से प्रसारित की जाती है। तो रेडियो से, दूरदर्शन समाचार पत्रों से, और मतलब टीवी से, सभी जगहों से आप मौसम की जो है जानकारी देते हैं। मोबाइल से व्हाट्सएप कर देते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारे ट्वीट कर देते हैं कि ये घटनाएं होने वाली हैं, थोड़ा बच के रहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उड़ीसा में आए चक्रवात का वेग कितना था। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना वेग उड़ीसा में जो चक्रवात आया था उसका वेग कितना था। तो उसका वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। अगला देखिएगा कि उड़ीसा में आए चक्रवात से कितने लोग बेघर हुए। तो यहाँ पर जो है 7 लाख लोग जो है बेघर लगभग हो गए थे। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा में आए चक्रवात द्वारा क्या क्या प्रभावित हुआ। सबसे पहले तो कृषि मारा जाता है, कृषि तो मारा ही जाता है सबसे ज़्यादा। परिवहन, संचार, विद्युत सप्लाई सभी के सभी प्रभावित हुए। आपको पता होगा कि बिपरजॉय से 150 से ज़्यादा जो है बिजली के खंभे गुजरात के उखड़ गए। तो क्या प्रभावित होगा। बिजली गई तो संचार माध्यम गई। कैसे गई, मोबाइल चार्ज नहीं होगा, टीवी पर समाचार कैसे सुनिएगा। ये सब जो है होते हैं, और ये तो प्रभावित करने वाले सभी कारक हैं। अगला है, गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा कैसी होती है, हल्की या बाहरी। देखिए, जैसे ही गर्म होगा तो वो ऊपर जाएगा, धुआं देखते हैं ऊपर जाता है। अब आप बता सकते हैं कि कैसा होगा। तो हल्का होगा, हल्का होगा तभी तो ऊपर जा रहा है गर्म। आप जल को वाष्पित करते हैं तो गर्म होता है, और जब ही गर्म होता है तो क्या होता है, भाप ऊपर जाता है ना। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा क्या होती है, हल्का होता है। चलिए आगे चलेंगे। किस कारण कागज की पट्टी फूंक मारने से ऊपर की ओर उठ जाती है। देखिए, अब यहाँ पर आपको बताना है कि क्यों। तो इसीलिए उठता है कि ऊपर पट्टी जो है, पट्टी के ऊपर वायु का दाब कम होने से यह ऊपर की ओर उठ जाता है, वायु का दाब। अगला क्वेश्चन है कि गुब्बारे का हवा भरकर फुलाना डैश संकेत है। तो गुब्बारे का जो है हवा भरकर फुलाना, यह वायु के दाब डालने वाले संकेत हैं। वायु को आप क्या करते हैं, भर रहे हैं, दाब दे रहे हैं। तो ये देख रहे हैं, फैल रहा है, वायु फैलता है। तो वायु के दाब के कारण, डालने के कारण। अगला क्वेश्चन है कि धुआं ऊपर की ओर क्यों उठता है। अभी तो हमने बताया कि धुआं जो है ऊपर उठ रहा है गर्म वायु के हल्के होने के कारण। गर्म वायु हल्का है इसलिए तो ऊपर उठ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। 33 हो गया, 34 में देखिएगा, वायु गर्म होने पर कैसी हो जाती है, शुष्क, तब, फैल, आर्द्र। तो देखिए, जैसे ही गर्म हुआ तो ये क्या होगा, आपको याद होगा कि वायु अगर गर्म हो रहा है तो वो फैल रहा है। क्या हो रहा है, वायु गर्म हो रहा है तो ये क्या था, फैलता है, तभी तो आपको धुआं फैलता हुआ नजर आता है। चलिए आगे देखेंगे कि पवन का वेग किस पर निर्भर करता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, पवन का वेग किस पर निर्भर करेगा। ये करेगा दाब, वायु दाब के बीच
अधिक अंतर पर, वायु दाब के बीच अधिक अंतर पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है झोपड़ी के ऊपरी भाग पर तीव्र वेग की पवन के कारण क्या होता है? अब तो वो उड़ जाएगा। अब क्या होगा? वायु दाब कम हो जाता है। वायु दाब झोपड़ी के ऊपरी भाग पर तीव्र वेग के कारण क्या होता है? वायु दाब कम हो जाता है। अगला देखेंगे कि वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा, पवन का वेग उतना ही क्या होगा? जितना अधिक अंतर उतना ही पवन का वेग अधिक। पवन का वेग क्या होगा? अधिक होगा। अगला नंबर है कि ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित कितनी डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्रों की डैश गति करती है, डैश गतिशील हो जाती है। तो यहाँ पर आपको उत्तर देना है 0 से 40, 0 से 30, 0 से 50, 0 से 20। तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 से 30 डिग्री जो है गतिशील हो जाती है। अगला है कि वायु किस कारण से ऊपर की ओर उठती है? तो गर्म होने के कारण से। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत में ग्रीष्मकाल मानसून कहाँ निर्मित होता है? भारत में ग्रीष्मकाल निर्मित कहाँ होगा? तो दक्षिण पश्चिम दिशा में ग्रीष्मकाल मानसून निर्मित होता है। अगला है कि मानसून शब्द का अर्थ होता क्या है? ये बताइए। मानसून शब्द का अर्थ ऋतु से क्या है? ऋतु से। एक बरस में मौसम 4, आप जानते हैं ना। चलिए आगे चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन थोड़ा अब जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस के एक साथ चलेंगे क्यों, कैसे, क्या। ठीक है, देखिएगा पर यहाँ पर लिखा गया है कि पहला में गतिशील वायु पवन कहलाती है। ठीक है, कारण में है कि पवन सदैव अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर गमन करती है। इसमें उत्तर चुनना है कि कौन सा सही है। देखिए, लेकिन जो है इसमें एक दो नहीं है बल्कि है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ये तो गलत है। चलिए दूसरा देखिएगा, ए आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये सही है। क्यों सही है ये आपको हम बताते हैं। देखिए, गतिशील वायु जो होता है, गतिशील वायु को पवन कहते हैं और गर्म होने पर ऊपर की ओर उठती है। पढ़े थे ना, गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है और ऊपर जाने पर वायु ठंडा हो जाती है। अब फिर क्या होता है? निम्न दाब बनता है। क्या होता है तब? निम्न दाब बनता है निम्न दाब वाले क्षेत्र की और वायु गति करने लगता है। निम्न दाब वाले क्षेत्र की और वायु गति करने लगता है। यहाँ पर क्या था? कम दाब वाले वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति। निम्न वाले जो होगा सदैव, जहाँ देखिए आपको एक दो क्वेश्चन में आपको ट्रिक भी बताते हैं। जहाँ केवल मिल जाए, जहाँ सदैव मिल जाए वहाँ पर उसको सिर्फ थोड़ा सा पिन कर दीजिए। ये जो है पिन आपको काम दे देगा। ठीक है, पवन सदैव दे दिया ना, पवन सदैव गलत हो गया। ये थोड़ा सा पिन मारिएगा। सीटेट के आप तो माहिर होंगे और सीटेट में तो ऐसे ही क्वेश्चन देता ही है। अब छांटिए कौन होगा, सब लगता है सही होगा। अब सही कैसे नहीं होगा, बस एक पॉइंट पकड़ना है, गलत हो जाता है। तो क्या होगा? पवन सदैव अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर गमन करते, ये गलत जो है इसकी व्याख्या कर रहा है ए की। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। अगर सही व्याख्या करता तो क्या होता? तो गर्म होने पर वायु ऊपर उठता है। क्या होता है? ऊपर उठती है और ऊपर जाने पर ठंडी हो जाती है और फिर निम्न दाब वाले वायु क्षेत्र की ओर जो वायु है गति करने लगती है। इसीलिए ये आपका व्याख्या जो है गलत है, ऐसे सभी सही है। तो ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या ए की गलत कर रहा है आर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समय ज़्यादा नहीं लेंगे। अब अगला है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है फिर से कि
यहाँ पर प्रश्न है, भूमध्य रेखा के पास के आसपास के क्षेत्र की जो है क्षेत्र को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। एकदम सही बात है, भूमध्य रेखा में तो ऊष्मा अधिकतम मिलती ही है। दूसरा, 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से वायु भूमध्य रेखा की ओर से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी की ओर गतिशील होती है। तीसरा, 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रभाव 60 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश की ओर होता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट जो है सही है, वो है आपका ये 1 नंबर, जो भूमध्य रेखा के आसपास जो है सूर्य का तापमान ऊष्मा जो है वो अधिक होता है। और दूसरा तीसरा क्यों गलत है तो समझिएगा कि 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्र में वायु भूमध्य रेखा की ओर गतिशील होती है। किधर होती है? वायु भूमध्य रेखा की ओर गतिशील होती है, ना कि अक्षांश की। यहाँ पर देख सकते हैं 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी की ओर, नहीं, ये गलत है। इसीलिए दूसरा है कि उच्च अक्षांशों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, ठीक है। इसीलिए 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच पृथ्वी की सतह असमान रूप से गर्म होती है। समझ गए आप? असमान रूप से गर्म होती है और इस कारण पवन का प्रवाह 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होता है। अगर यहाँ पर 60 दे देता तो ये तो सही हो जाता, दिया है 30, इसलिए हो गया गलत। अब सही कैसे होता है ये भी आपको मैंने बताया। तो उत्तर में आपको यहाँ पर सही कथन चुनना था, तो सही कथन ए हो जाता। अब फिर से आपको यहाँ पर बताना है कि पवन प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला ऑप्शन है, तो शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है। हमने पढ़ा था ना, शीतकाल में पवन की दिशा कैसी? स्थल से समुद्र की ओर। और ग्रीष्म काल में कैसे? तो स्थल से समुद्र से स्थल की ओर। ग्रीष्म जैसे आए तो चले जाइए समुद्र में नहाने, कहिए कि चलो अब स्थल की ओर। और शीत जैसे आए कहिए चलिए घर की ओर। समझ गए? स्थल से समुद्र की ओर नहीं जाना है। यहाँ पर स्थल से समुद्र की ओर जो है, यहाँ पर है शीतकाल में स्थल से समुद्र की ओर, तो आप घर में रहिएगा। और समुद्र से स्थल कहे तो नहाइए समुद्र में और फिर घर चले जाइए। ऐसे याद कर सकते हैं, समुद्र जो है ग्रीष्म, शीत, ठीक है, दोनों सही है। तीसरा देखिएगा कि समुद्र से आने वाली पवनें अपने साथ जल वाष्प लाती हैं जिससे वर्षा होती है। एकदम सही है, जल वाष्प से ही तो बारिश होती है, अभी हो रही है बारिश। तो तीसरा नंबर, दूसरा नंबर, पहला नंबर, दोनों के दोनों सही है। गर्मियों में स्थलीय क्षेत्र क्या होता है? अधिक तेजी से गर्म। एक क्वेश्चन और कि सबसे पहले कौन गर्म होता है, यह क्वेश्चन आपको हमने शायद करवा दिया। कौन होता है? तो पृथ्वी, स्थल। गर्मियों में स्थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय स्थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, इससे पवन समुद्र से स्थल की ओर बहती है। समुद्र से स्थल की ओर आएगा तो कौन होगा? तो ग्रीष्मकाल, ठीक है। बारिश अब होगा, आने वाला है। तो ये जो है कहाँ, पवन जो है समुद्र से स्थल की ओर ग्रीष्मकालीन में। और शीतकालीन में पवन के प्रवाह की दिशा क्या होती है? विपरीत हो जाती है। जैसे ही विपरीत होगा तो समुद्र से आने वाली पवन अपने साथ क्या लाती है? जलवाष्प। जैसे ही जलवाष्प लाया तो बारिश होगी, हो रही है। चलिए, मतलब मेरे यहाँ तो बारिश हो रही है। आगे चलेंगे, यहाँ पर 44 नंबर, और कड़कने की आवाज़ आपको आती होगी। अभी देख रहे हैं त्वरित झंझावात आ गए हम। त्वरित झंझावात और चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला ऑप्शन है कि
वायुमंडल के ऊपरी सतहों पर पानी की नीचे गिरती बूंदें और उठती वायु परस्पर उच्च वेग से गति करती है, जिसे त्वरित झंझावात का निर्माण होता है। जिससे दूसरा है कि चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। इसमें सही बताना है तो दोनों के दोनों इसमें सही है। याद रखना है कि दोनों के दोनों इसमें क्यों सही हैं। तो देखिए, ऐसे इसके बारे में तो हमने बहुत बातें पढ़ भी ली हैं कि किसी चक्रवात को केंद्र में क्या होना चाहिए, शांत होने चाहिए, जिसे झंझा का नेत्र कहा जाता है। किसे कहते हैं, झंझा का नेत्र भी कहा। ये जो है ये क्या नेत्र है, मुख्य रूप से, समझ गए। और कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है, जो क्या करता है, जो तल से लगभग 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होता है। हमने 15 एक जगह जो है 15 से 30 कर दिया था शायद। एक मिनट रुकिएगा, ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन में जो है ये ऑप्शन 15 से 20 था, तो 10 से 15, 15 से 20 जो है आता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कितना नंबर पर थे, भूल भी गए, देख लेते हैं। 44 था शायद। यही क्वेश्चन था। तो इसको देखें तो ये तो हमने समझा दिया कि 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। ठीक है, और बादल, पहला में देखिएगा कि बादल के बनने से पहले जब वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जब जलवाष्प की बूंदें जो हैं, जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में बदलती है, तो वायुमंडल में ऊष्मा निर्मुक्त होती है और निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु क्या होगी, गर्म हो जाती है और गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है और इससे वायुदाब कम हो जाता है और इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है और घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें मतलब कुंडली के रूप में घूमती रहती है और मौसम की इस स्थिति को क्या कहते हैं, इसी को तो आप चक्रवात कहते हैं। देखते हैं ना, इससे घूमते रहो। चलिए, हो गया, एकदम हो गया। तो अगला क्वेश्चन, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट ही है, और है कि चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए करिए विचार, फिर से विचार करना है ये कि पहला नंबर ऑप्शन है कि भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों के संदर्भों में पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक संवेदनशील है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को हरिकेन, फिलीपींस तथा जापान में टाइफून कहते हैं। बहुत ही लाजवाब है और हमने इसको पढ़ लिया है, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सही में। और पहला क्यों नहीं होगा ये भी समझ लीजिए। भारत की संपूर्ण तट रेखा क्या है, संपूर्ण विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है। क्या है, पूर्वी संवेदनशील है, परंतु भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में अपेक्षाकृत कम जो है संवेदनशील है। ये पश्चिमी वाला भाग है। ठीक है, तो आपको पूर्वी संवेदनशील है पूरा, तो समझ गए ये क्यों नहीं होगा। चलिए, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर तो सिर्फ बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर होता है समाप्त एमसीक्यू का, और मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि एमसीक्यू के ही साथ हम मिलेंगे, बहुत ही जल्द मिलेंगे, आज ही मिलेंगे। बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।